औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूता की मलिका का पहला नावल ख़त्म हो गया। अब दूसरा नावल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेहरुन्निसा। आज इसकी दूसरी किस्त पढ़ी जाएगी, लेकिन मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि वो अगला कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये इन्हीं दिनों की बात है जब इफ़्फ़त आंटी ने सरसरी तौर पर मुझसे हसन की आमद का तस्करा किया। हसन नायमा का मामूजाद था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जेन ऑस्टन का कोई हीरो होता है, बेतहाशा दौलतमंद, बहुत खूबसूरत और शानदार पर्सनैलिटी रखने वाला। हसन अमेरिका में सेटल था। इसका और उसके वालिद का वहाँ केन फूड का वसी व अरीज बिजनेस था। वो दोनों साल 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगा ही लेते थे, मगर इस दफ़ा कुछ ख़ास वजह थी। आंटी ने मुझसे जिक्र नहीं किया, मगर बहरहाल मैं कोई बच्चा तो था नहीं, 33 साल मैच्योर मर्द था। इतना तो बहरहाल जान गया था कि हसन के वालिद अहमद मुराद ने नाइमा का रिश्ता, मेरा और नाइमा का रिश्ता तय हो जाने के चंद रोज बाद मांगा था। वो यकीनन इस बात से लाइल्म थे कि मेरा रिश्ता नाइमा के वालिदैन कबूल कर चुके हैं। चूँकि अभी सिर्फ ज़बानी कलामी बात हुई थी, इसलिए नाइमा के घर वालों ने हमारा रिश्ता ओपन नहीं किया था। इसके मामू को इनके इसरार पर इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने बेटे समेत पाकिस्तान पहुंच गए। मैंने इन दिनों नाइमा के घर जाना कतअन तर्क कर दिया था। और फिर जब मैं इस रोज़ मोमू को पढ़ाने गया तो आंटी मुझे कदरे बुझी बुझी लगी। मैं पूछे बगैर न रह सका। क्या बताऊं हुसैन, इतने चाह से तुम्हारा रिश्ता कराया था। पहले तो वो लोग राजी थे, मगर अब खिची खिची लग रहे हैं। इफ़्फ़त आपा को कल फ़ोन किया तो मंगनी की बात पर वो कहने लगी फिर देखा जाएगा, अभी तो रिश्ता भी पेंडिंग में है। लो भला पहले खुद वहाँ जा गए थे, हम तो हाँ की थी और अब पेंडिंग हो गया। जाने दें आंटी, आप ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। मैंने हंस कर टाल दिया। इस असना में हैदर दाखिली दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक ब्रीफ केस और दूसरे में एक कोट था। कैसे हो हसन, वो थकी थकी आवाज में पूछता मेरे मुकाबिल बैठ गया। मैं तो ठीक हूँ आंटी, अलबत्ता परेशान है। इसने माँ को सवालिया निगाहों से देखा। आंटी ने अलिफ से ये तक तमाम किस्सा कह सुनाया। मम्मी ठीक कह रही हैं, वो नायमा का कजन नहीं है। क्या नाम है उसका? हैदर ने आके मीच कर याद करने की कोशिश की। हसन, मेरे लबों से फिसला। हाँ हसन, ये उसकी दौलत की चमक है। मुझे नहीं लगता इफ़्फ़त आंटी हसन के रिश्ते वाली बात याद भी रखेंगी। लो, ये कोई कारोबार है हैदर मियाँ जहाँ वादे करके तोड़ दिए जाएं? आपने हमें जबान दी थी, अगर भांजा इतना ही प्यारा था तो पहले इसका ख्याल क्यों ना आया? इस वक्त तो बहुत खुशी खुशी मेरे हसन का रिश्ता कबूल किया था। वो बहुत कुछ कह रही थी। हैदर ने मुस्कुराकर सर झटका। मम्मी बहुत भूली हैं। पापा जूस? मोमो किसी बोतल किचन की तरह ताज़ा ऑरेंज जूस का गिलास था। मैं हैदर के करीब नमूदार हुई। थैंक यू बेटा। हैदर ने गिलास ले लिया। मैंने इसके लहजे पर गौर किया। खुशदिली, शफकत, अपनायत सब था इसमें, बस मोहब्बत नहीं थी। या फिर वो इतनी मैकेनिकी जिंदगी गुजारने लगा था कि मोहब्बत होती भी तो महसूस ना होती थी। मैंने मोमा का चेहरा देखा। वहां कोई रंज, कोई अफसोस नहीं था। मैं कोई गहरी सांस लेकर रह गया। हैदर और आंटी की बातों के बावजूद मैंने हसन मुराद की आमद को नजरअंदाज किया था, मगर फिर नाइमा का मेरे ऑफिस फोन आया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, 20 जुलाई 1981, दिन 11:25। वो वक्त मेरे दिमाग पर सब धोकर रह गया। मैं चाहूँ भी तो नाइमा की वो कॉल नहीं बुला सकता। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैं आपको यही बताना चाहता था, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा। आपको मेरी बात समझने के लिए मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। हसन, इसने बहुत शर्मिंदा लहजे में कहा था। आप मुझे बहुत अच्छे लगे और कोई भी लड़की आपके साथ के ऊपर फख्र कर सकती है, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं बचपन में बहुत सी चीज़ों के लिए तरसती थी, जिनमें एक आसाइशात की फरवानी भी थी। अब हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, मगर मैं बचपन के वो चंद साल कभी नहीं भूल सकती जब अब्बू की नौकरी छूटी थी और हमने अपना घर बेच डाला था। इसने गहरी सांस खारिज की। इसकी सांस के इखराज की आवाज़ मुझे आज भी याद है। हसन, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी डिज़ाइनर वेयर और कीमती ज्वेलरी सिर्फ शॉप्स में सजी देख सके और फिर इनसे फ़कत आप अपने ख्वाब सजा पाएं। मैंने ख्वाब सजाए थे। मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ ख्वाबों पर गुजारा नहीं करना चाहती। यूनानी कहावत है, खुशकिस्मती की देवी आपके दरवाजे पर सिर्फ एक दफ़ा दस्तक देती है। मेरे दरवाजे पर वो देवी दस्तक दे रही है। प्लीज़ मुझे ज़िंदगी से अपने लिए कुछ हासिल कर लेने दें। वो शायद कुछ और भी कहना चाहती थी, मगर मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे अंदर बहुत कुछ टूट फूट का शिकार था।
नाइमा से मुझे कोई अफसानवी किस्म का धुआंधार सा इश्क नहीं था। वो तो ऐसी थी जैसे राह चलते बहुत से लोग मिलकर बिछड़ जाते हैं। वो तो उसी दिन मेरे लिए बहुत आम हो गई थी जब मैंने इसकी शाइस्तगी सुनी थी। वो तो कभी भी खास नहीं थी, मेरे लिए सिर्फ एक शय खास थी, वफा और सिर्फ वफा। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई। एक औरत की इस बेवफाई ने मेरे अंदर जो खलिश रख छोड़ी थी वो किसी दूसरी औरत की वफा से पुर करना चाहता था। मगर 20 जुलाई की इस गर्म दोपहर को मुझे इल्म हुआ कि औरत तो बेवफाई का दूसरा नाम है। कभी मेरी माँ मरियम निसार की दोबारा घर बसाने की ख्वाहिश में और कभी नाइमा सईद की जिंदगी से कुछ हासिल करने की तमन्ना में। बेवफाई रंग बदलती है मगर मैं इसे हर रूप में पहचानता था। जानता हूँ आप लोग बहुत सो से मेरी बात इस वक्त नागवार गुजरेगी। आप सब लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर मैंने कहा ना, आप मेरी थ्योरी, मेरी मंतक, मेरी दलील अभी नहीं समझ सकते। मैं फिर कहूंगा कि आपको मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। नाइमा से मंगनी मैंने इस शाम तोड़ दी। आंटी ने खामोशी से मेरी बात सुनी। इसी वक्त इफ़त आंटी को फोन करके सब कुछ तोड़ डाला। नाइमा की शादी इस साल सर्दियों में हो गई। वो चंद हफ्तों बाद अमेरिका शिफ्ट हो गई और जिन दिनों मोमो 8 में थी नाइमा के यहाँ 2 जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई। नाइमा ख्वाबो ख्याल हाल या मुस्तकबिल में कहीं भी नहीं थी, मगर इसकी अता करदा खलिश किसी दरख्त से चिमटी मोबाइल की तरह सारी जिंदगी मेरे साथ रही। जिस रोज मोमो का 8th क्लास का रिजल्ट आने वाला था, इसने मुझे ऑफिस फोन किया। सर, आपने अखबार देखा? इसकी आवाज में इतनी खुशी और जोश था कि मैं चौके बगैर न रह सका। क्यों, क्या हुआ? सर, मैंने फेडरल बोर्ड में टॉप किया है। अखबार देखे ना। मैं सारे काम छोड़कर अपने नकचड़े बॉस की परवाह किए बगैर हैदर के घर चला गया। वो जो लॉन में अखबार गोद में रखे बैठी थी, मेरी गाड़ी की हुदूद में दाखिल होते देखकर भागती हुई मेरे पास आई। सर, आप आ गए। इसकी सुनहरी रंगत शिद्दत जज्बात से गुलनार हो रही थी। मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी, बल्कि वो हंस रही थी। इसी लम्हे उसने मुझे अखबार दिखाए। अपनी गाड़ी से लॉन तक चलते 12 साल मम्मू को देखकर मुझे यूं लगा कि खुशी एक मुजस्सम सूरत में मेरे सामने खड़ी है। सर, ये अखबार देखे ना, मैंने टॉप किया है। इसने अखबार आगे करते हुए वो सतर मुझे दिखाई जहां मेहरुन्निसा जगमगा रहा था। इसकी पुरजोश कैफियत पर मुझे हंसी आ गई। इसका रिजल्ट देखने के लिए अखबार नहीं, इसका शफक रंग चेहरा ही काफी था। मुझे तुम पे फख्र है मोमो। अखबार इसके हाथ से लेकर इसका नाम पढ़ते हुए मैंने खुशी से मखमूल लहजे में कहा। इस लम्हे मुझे मोमो का टीचर होने की हैसियत से इतनी खुशी हुई थी कि बयान नहीं कर सकता। मेहरुन्निसा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इतना वक्त नहीं दे सका, लेकिन फिर भी तुमने इतने अच्छे मार्क्स लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने इस नन्ही परी का गाल थपथपाया। एंड आई लव यू सो मच। इसकी मुस्कुराहट एक लम्हे को वहीं थम गई। वो एकदम तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। यू डू सर। इसके लहजे में बेहद खुशखबर है। कोर्स, मैं मुस्कुराया। हमारी मोमो है ही इतनी अच्छी, इसे सभी प्यार करते हैं। वो एकदम बहुत खिलकर हंसी, बहुत ज्यादा खुलकर हंसने लगी। जितनी खुशी उसे मेरे इस जुमले पर हुई थी, आई लव यू कहने पे, इतनी तो शायद अपने रिजल्ट पर भी नहीं हुई थी। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पे रखा सुर्ख गुलाबों का बुके और बंद पैकेट उठाया जो मैंने रास्ते ही से लिया था। ये तुम्हारा गिफ्ट, मैं जल्दी में यही ला सका। ओ सर, फराते जज्बात से इसकी आवाज रंध गई। इसने दोनों चीजें थाम ली। फूल बहुत थे सर। इसके अंदाज में तशक्कुर था। फूल बहुत नहीं थे तो मुरझा जाएंगे, मगर ये गिफ्ट तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। मेरी मादा परस्त सोच की परवाज यहीं तक थी। मुरझाने से क्या होता है सर? इनकी खुशबू, इनका असर और सबसे बढ़कर इनका मैसेज नहीं खत्म। सुर्ख गुलाबों के बुके को चेहरे के करीब ले जाकर इसने आंखें मूंद कर उसे सूंघा।
अच्छा खोलो तो सही, बताओ तो सही तुम्हें कैसा लगा है। मैंने इसकी बात पर गौर नहीं किया, मैंने कभी भी मोमो की बात पर गौर नहीं किया था। वो फूल गाड़ी की छत पर रखकर वहीं पोर्च में खड़े खड़े एहतियात से रैपर खोलने लगी। मैं अपनी गाड़ी से टेक लगाकर इसकी एक्साइटमेंट से महसूस हो रहा था। वाह, लाइट पिंक कलर की डायल वाली खूबसूरत घड़ी उसको बहुत पसंद आई थी। इसने झट इसको कलाई पर पहना। ये स्ट्रैप बंद कर दे सर, इसने मासूमाना अंदाज में कलाई मेरी जानिब बढ़ाई। मैंने मुस्कुराते हुए पिंक कलर का स्ट्रैप बंद कर दिया। कितनी अच्छी है ना, थैंक यू सर। मुख्तलिफ जावियों से घड़ी को अपनी दूधिया कलाई पर सजा देखने के बाद इसने बहुत तशक्कुर से कहा था, अरे ये तो कुछ भी नहीं, कारनामा तो तुमने अंजाम दिया है। अच्छा अब अंदर आने दो। कब से हम पोर्च में खड़े हैं और हैदर कहाँ है? अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए मैंने पूछ लिया। पापा अपने बेडरूम में हैं। एक लम्हे को मैंने सोचा कि इससे हैदर की जानिब से मिलने वाले तोहफे के मुतालिक पूछूं, मगर फिर भी मुझे ख्याल आया कि हैदर के पास इसे देने के लिए एक नर्म मुस्कुराहट के सिवा कुछ ना था। आप बैठे हैं, मैं जरा नूडल्स ले आऊं। मुझे स्टडी रूम में बिठाकर वो जाने लगी तो मैंने इसे रोकना चाहिए। खाना पीना बाद में होता रहेगा, अभी तो बैठो। नहीं सर, फिर वो ठंडी हो जाएंगे और आप दोबारा गर्म की हुई चीज पसंद नहीं करते। वो कहकर चली गई और मैं मुस्कुरा कर रह गया। जब से मोमो ने 14वें सन में कदम रखा था, इसे कुकिंग का शौक पैदा हो गया था। बकौल आंटी के वो हैदर या उनके लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए कभी चाइनीज तो कभी देसी मुरक्कन खाने बनाती थी। शायद इसका ये शौक उस दिन के बाद पैदा हुआ था जब मैंने इसे बातों बातों में कहा था मुझे अच्छा खाने का शौक है। वो नूडल्स लेने गई तो मैं कदरे फराखत से स्टडी रूम का जायजा लेने लगा। मेरी और मोमो की कुर्सी के दरमियान बिछी मेज पे रखे मोमो के स्कूल बैग की जिप खुली हुई थी, जिसमें से एक रंग बिरंगी सी किताब झांक रही थी। मैंने कदरे मुतजस्सिस सा होकर वो किताब, जो दरअसल एक कलरफुल सी डायरी थी, निकाली। मोमो डायरी नहीं लिखती थी। मैंने पहला सफा खोला, वहाँ आमना इकराम्स स्क्रैप बुक लिखा था। वो इसकी दोस्त आमना इकराम की स्क्रैप बुक थी, जिसने यकीनन मोमो को फिल करने के लिए दी होगी। चूंकि वो एक कतअन गैर प्राइवेट शेयर थी, इसलिए मैं इसके सफे अलट पलट कर पढ़ने लगा। एक सफे पर आकर मैं छटक कर रोका। सफे के ऊपर नीले मार्कर से योर फर्स्ट क्रश लिखा था। नीचे आधा सफा फुल था, जिसमें हर सतर में लड़कियों ने अपने नाम के सामने अपने क्रशेस लिख रखे थे। मैंने सफे के वस्त में आखिरी लिखी हुई सतर पढ़ी, मेहरुन्निसा, माय फर्स्ट क्रश वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। मैंने स्क्रैप बुक बंद करके इसे मेज पे वापस रख दिया। चंद बरस पहले सोची गई खाम ख्याली आहिस्ता आहिस्ता मेरी शक में बदलती जा रही थी। आहट पे मैंने संभल कर बैठना मुनासिब समझा। मोमो हाथ में भाप उड़ाते नूडल्स के प्याले से सजी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। मैंने कदरे बेतवज्जही से नूडल्स खाए। आपको अच्छी नहीं लगी? मोमो और दूसरे की अदम दिलचस्पी महसूस न करे हो ही नहीं सकता। इसका चेहरा पल भर में उतर गया। नहीं, ये बहुत अच्छे है, मगर मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने प्याला मेज पे रख दिया। क्या बात है सर? इसकी आंखों में तशवीश थी। मोमो, मैंने ये स्क्रैप बुक पढ़ी है। यू डोंट माइंड इट राइट? नॉट एट ऑल सर। तुमने लिखा था तुम्हारा फर्स्ट क्रश जुल्फिकार अली भुट्टो था, राइट? संजीदगी से पूछ रहा था। जी सर। वो अब कुछ उठ रही थी। मोमो, तुम्हारी उम्र क्या है? 14 साल। और तुम्हारा ख्याल है तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए? सर, ये सिर्फ एक मजाक था, फ्रेंड्स के दरमियान एक हल्का फुल्का सा मजाक। ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बजाय अपनी उम्र के मुताबिक फैशन, कपड़ों, ज्वेलरी और मेहंदी की डिजाइनों में दिलचस्पी लिया करो। अपनी उम्र से आगे भागोगी तो थक जाओगी मोमो। वो सर झटक कर किताबें खोलने लगी। ये इसका खफगी का इजहार था। मैंने गहरी सांस भरकर ठंडे होते नूडल्स के प्याले को देखा, जिनकी तारीफ मैंने इसका दिल रखने के लिए भी नहीं की थी। मोमो, जानती हो तुम्हारे हाथों का क्या मतलब होता है? इस रोज उसकी लंबी पतली आर्टिस्टिक उंगलियों को देखकर मैंने भी साख्ता पूछा था। वो हंस दी। जी, यही कि मैं पेंटर या सर्जन बनूंगी। मेडिकल में तो तुम्हें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं। आर्ट के मुतालिक क्या ख्याल है? इसने एक नजर अपने हाथों को देखा, फिर पेन लबों में दबाकर कुछ सोचकर बोली, मैं अक्सर स्केचेस बनाती रहती हूँ। दिखाऊं आपको? मुझे हैरत का झटका लगा। वो पहली दफा कोई बात मेरे इल्म में लाए बगैर करती रही थी, वरना वो तो हर काम मुझे बताकर करती थी। और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने खफगी से शिकवा किया। वो बहुत अच्छे नहीं हैं। वो झीप गई। मैंने मेज पर रखा अखबार मुंह के आगे कर लिया। इसने अखबार खींच लिया। मैं कोई माइकल एंजेलो नहीं बन गई जो आपको खबर नहीं हुई। मैंने सिर्फ 2-4 तस्वीरें बनाई हैं, वो भी माशाल्लाह इतनी भयानक है कि आप मरवत भी तारीफ नहीं करेंगे, इसलिए ज्यादा खफा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खफगी दिखाई तो फिर ठीक है। वो बड़े बेनियाज अंदाज में टांग पर टांग रखकर बैठ गई। मैं भी नहीं दिखाऊंगी। इसके स्टाइल पर मुझे हंसी आ गई। अच्छा जाओ लेकर आओ। वो बेनियाजी खत्म करके फौरन अंदर भागी। चंद लम्हों बाद दोबारा नमक हुई तो हाथ में एक कॉपी थी। ये इतने अच्छे नहीं है। इसने कदे तज़ब्बुर से कॉपी मेरी जानिब बढ़ाई। वो जिन्हें 4 तस्वीरें कह रही थी वो तकरीबन 20 के करीब थी और बहुत अच्छी थी। वो ठीक कह रही थी कि वो एंजेलो टाइप का आर्ट नहीं था, मगर इसकी उम्र के लिहाज से इसने काफी अच्छा बना लिया था। इसकी पेंटिंग देखकर मुझे बेइख्तियार कुछ याद आया था। ये तो बहुत अच्छी है मोमो, बहुत ज्यादा। तुम कोई आर्ट एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मैंने इसे मशवरा दिया, मगर इसका ऐसा इरादा नहीं था।
सर अभी मेरा मैट्रिक तो ख़त्म हो जाएगी, पेंटिंग वगैरह तो सारी उम्र होती रहेगी। इसने बात ही ख़त्म कर दी। मैं इसके अंदर के मुसव्विर को बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मेरे इसरार पर इसने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर स्केचेस बनाने शुरू कर दिए। मैंने इसे कई दफ़ा कहा कि वो मेरा स्केच बनाए, मगर वो टाल जाती। इसकी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से पिछली शाम मैं इसकी तरफ मामूल से कदरे पहले आ गया। पेपर्स में मैं इसे ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, इसलिए अब काफ़ी दिनों बाद आज आया था कि देख लूँ इसे कोई मसला ना हो। वैसे मुझे इल्म था इसको कोई मसला नहीं होगा। आज भी माजी पर निगाह डालूं तो सोचता हूँ कि रोज़ाना शाम की वो 1 घंटे की ट्यूशन तो महज एक फॉर्मेलिटी थी, वरना वो ज़माना ट्यूशन का हरगिज़ न था। मुझे और मोमो को रोज़ शाम में एक साथ बैठने की इतनी आदत हो गई थी कि हम भूले से भी ट्यूशन ख़त्म करने का नहीं सोचते। ओह, मैं भी बात करते करते निकल जाता हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, बुढ़ापा इंसान को कदरे सनकी कर देता है, तो याददाश्त भी नहीं रही, इसलिए कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ। खैर, मैं आपको मेहरुन्निसा की कहानी सुना रहा था और शायद इसकी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से पिछली शाम का तस्करा कर रहा था। सर, आप इतने दिनों बाद वो किचन में कुर्सी पे बैठी सेब खा रही थी। मुझ पर निगाह पड़ते ही खुशी से उठ खड़ी हुई। हाँ भाई, तैयारी हो गई प्रैक्टिकल की। मैं बेतकल्लुफी से कुर्सी खींच कर बैठ गया। कॉपी कंप्लीट है, मैडम के साइन करा लिए हैं। जी सर, सब कंप्लीट है। आप ये सेब लेना। सेबों की प्लेट मेरी जानब खिसका कर वो फ्रिज की तरफ बढ़ी। मैंने तो पेपर से भी पहले साइन करा लिए थे। फ्रिज में से अंगूरों का लिफाफा निकालते हुए वो बताने लगी, दैट्स गुड। मैंने सेब की काश मुंह में रखी तमाम अंगूर उसने टोकरी में डालकर सिंक के आगे रखे और फिर अच्छी तरह धोकर और पानी निथार कर मेरे सामने रख दिए। उसको इल्म था मैं सेब से ज्यादा अंगूर शौक से खाता हूँ। लेना सर, इसने एक साफ प्लेट में मेरे सामने अंगूर रखे। लेता हूँ, तुम जरा एक दफा मुझे प्रैक्टिकल नोटबुक दिखा दो, मैं अपनी तसल्ली कर लूँ। मैं अंगूरों के गुच्छे से अंगूर तोड़ने लगा। वो तो सर इसने कदरे हिचकिचाहट से मुझे दिखा। वो सदफ ने मुझसे मांग ली थी, उसको कुछ डायग्राम्स बनानी थी। मोमो, मैंने बेयकीनी से मोमो को देखा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने कॉपी सदफ को क्यों दी? कोई पेपर से पिछले दिन भी कॉपी दिया करता है। मुझे इसकी नरम दिली पे रह रह के गुस्सा आ रहा था। कल अगर वो कॉपी ना लाई और तुम्हारा कोई सख्त किस्म का एग्जामिनर आ गया तो तुम्हें फेल कर देगा। वो ले आएगी सर। इस बेचारी ने चंद डायग्राम्स बनानी थी। सरासल क्यों ना बनाई इसने डायग्राम्स? उसको कोई मजबूरी होगी सर, वो मुतमईन थी। और अगर वो ना लाई तो तुम क्या करोगे फिर? मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मोमो ने एक लम्हे को खामोशी से मेरा चेहरा देखा, फिर बोली, सर जब इसने कहा कि वो ले आएगी तो वो ले आएगी। दुनिया इतनी भी बेएतबार नहीं हुई। आप यूं ख्वाह मैं ख्वाह हर किसी पे शक ना किया करें। मैंने उसे चौंक कर देखा। शक? मैं भला कब शक करता हूँ सर? आप अपने अलावा किसी को काबिल एतबार नहीं समझते। आपको हर बंदे पर शक होता है कि वो आपको धोखा देगा, हत्ता कि मुझ पर भी। वो बहुत आराम से अंगूर खाते हुए कह रही थी, इसलिए कह रही हूँ, यूं शक न करें, वो ले आएगी। मोमो की बात दुरुस्त निकली। इसकी क्लास फेलो सदफ वाकई अगले दिन कॉपी ले आई। ये एक छोटी सी गैर अहम बात थी, मगर इस छोटी सी गैर अहम बात ने मुझ पर इंकशाफ किया कि मुझे इस दुनिया में किसी पर एतबार नहीं, हत्ता कि मोमो पर भी नहीं। उस रोज तो मुआवजा ही हो गया। सुबह 6 बजे के करीब जब मैं अपने घर से चंद कदम के फासले पर मौजूद पार्क में पथरीली रोज पे जॉगिंग कर रहा था, मुझे सामने से मोमो आती दिखाई दी। हेलो सर। मेरे मुखालिफ से आती ब्लू जीन्स और शर्ट में मलबूस मोमो ने हाथ हिलाते हुए भागकर मेरे और अपने दरमियान मौजूदा फासला तय किया, फिर मेरे पास पहुंचकर रुख उस तरफ कर लिया जिस तरफ मैं भाग रहा था। वेलकम, हेलो लिटिल गर्ल। मैं इसे अपने बाएं जानिब भागते देखकर बेख्तियार मुस्कुराया। मुझे खुशी कि तुम जॉगिंग करने लगी हो। मेरे दाएं जानिब बस पर चंद लड़के बैठे एक्सरसाइज कर रहे थे। चंद खवातीन भी मामूल के मुताबिक वॉक कर रही थी। खवातीन वॉक कर रही थी। पार्क में रोजाना की तरह रौनक थी, मगर मुझे सही मायनों में रौनक आज लगी थी। क्या कुछ है मुझे बताने की जरूरत है? सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल काम है सर। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जारी रख पाऊंगी। वो थोड़ा सा फासला तय करके ही आप गई थी। आपको अकेले भागना है तो शौक से भागे, वरना मुझे ज्वाइन कर लें। वो एक बेंच की जानिब बढ़ते हुए बोली, तो मैं भी इसके पीछे आ गया। तुम मेरी रूटीन खराब कर रही हो लड़की। इतनी यंग और एक चक्कर भी नहीं लगाया, और मैं तुमसे उम्र में इतना बड़ा हूँ, फिर भी रोज यहाँ आके 8 चक्कर लगाता हूँ। अरे सर, बंदे का दिल जवान होना चाहिए, उम्र से क्या होता है। इसके अंदाज में लापरवाही थी। बेतनफस बहाल करके वो उठ खड़ी हुई। घर जा रही हूँ, कॉलेज भी जाना है। वो इन दिनों फर्स्ट ईयर में थी। यूं करो मेरे घर चलो और कॉफी पियो। कॉफी और किताबों के मामले में मेरा और मोमो का ज़ौक एक सा था। ये ठीक है। वापसी पर हम भागने के बजाय चल रहे थे। वो मेरे दाएं जानिब थी। मैंने एक नजर इसको देखा। वो मुझसे कितनी छोटी, कितनी नाजुक थी। इसका सर मेरे कंधे से भी नीचे आता था। एक बात पूछूं सर? करीब लगे एक दरख्त की टहनी से पत्ता तोड़कर दोनों हाथों में लिए वो इसके टुकड़े करने लगी। इजाजत क्यों मांग रही हो? इसलिए कि कहीं आप मार ना कर जाएं। इसने एक गहरी सांस भरी। पूछो, आपको नाइमा आंटी याद हैं? मैंने नजर उठा के हैरत से इस गैर मुतवक्का सवाल पर उसे देखा। वो पत्ते के टुकड़े टुकड़े करते हुए इन्हें रोज पर फेंक रही थी। हाँ, थोड़ी बहुत। सर, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपने मंगनी क्यों तोड़ी थी। इसका सर झुका हुआ था और निगाहें पत्ते पर थी।
जो अब तक आधा रह गया था। मैं बहुत अमीर नहीं हूँ और मेरी हमराही में इसकी बहुत सी ख्वाहिशात तशना रह जाती हैं। इसके पास मुझसे बेहतर चॉइस थी, यानी अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। वो डरते डरते पूछ रही थी, नहीं, और ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए, वो अब मैरिड है। कल दाऊद ने मुझे बताया कि इनके हस्बैंड ने इनके बच्चे छीन कर इनको तलाक दे दी है। व्हाट? मैंने रुक कर बेयकीनी से उसे देखा। मगर क्यों? वो इनके करैक्टर पर शक करता था। मोमो सर झुकाए बता रही थी मेरे थमे कदम चले तो वो भी साथ चल गई। वो वापस आ गई हैं। अब आप। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है मोमो। वो एक बेवफा औरत थी और है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर बेवफाई नहीं। मेरी बात पर इसने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ओके सर कह दिया। पार्क से निकलकर मोमो ने अपनी साइकिल को अनलॉक किया, फिर दोनों हाथ इसके हैंडल्स पे रखकर उसे साथ चलाते हुए पैदल मेरे हमरा मेरे घर की जानिब चल पड़ी। आपकी इस घर के साथ कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है क्या? मेरे लिविंग रूम में खड़े होकर काफी देर तक इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद इसने बेहद मासूमियत से पूछा। लिविंग रूम के सोफों का कपड़ा मैला हो रहा था। सेंटर टेबल पर रात के खाने के बर्तन जू के तू रखे थे। लिविंग रूम से मलहका ऊपर किचन के काउंटर पे तौलिया भी पड़ा था। मैंने कदरे शर्मिंदगी से उसे देखा। सॉरी छोटी लड़की, मगर मैं ऐसे ही रहता हूँ। वो लिविंग रूम में रखे बर्तन उठाकर किचन में बने सिंक में रखने लगी। मैं जरा चेंज कर रहा हूँ, तुम बैठो। उसको वहीं छोड़कर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद नहा धोकर तौली से बाल रगड़ते हुए निकला तो एकदम अपने बेडरूम की दहलीज पे रुक गया। लिविंग रूम का नक्शा ही बदल चुका था। तमाम चीजें सलीके से रखी थी। इंडोर प्लांट्स को पानी देकर इनकी जगहें तब्दील कर दी गई थी। मैले बर्तन अब चमकते दमकते अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लिविंग रूम में आया। मुझे मोमो दाएं जैनब किचन में चूल्हे के आगे खड़ी दिखाई दी। आहट पर वो मुड़ी। आ गए आप? चले नाश्ता कर लें। इसने चूल्हा बंद करके फ्राइंग पैन से तले हुए अंडे प्लेट में निकाले। दूसरी प्लेट में टोस्ट रखे और कॉफी के 2 भाप उड़ाते मक्कों के साथ सलीके से ट्रे में सजाकर लिविंग रूम में ले आई। ये ज्यादा शुगर वाली आपकी और ये कम शुगर वाली मेरी। मुझे मेरा कप थमाकर वो मजे से बोली, इतनी सी देर में तुमने ये सब कर लिया? मेरी हैरत पर वो मुस्कुराई और शाने उचका दिए। बस कर लिया। उस रोज पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने जायकेदार नाश्ता किया। जो जायका मजा मोमो के तले हुए अंडे में था वो मुझे पूरी दुनिया में 7 स्टार होटल से लेकर ड्राइवर्स होटल्स तक कहीं नहीं मिला। इसके बाद अक्सर वो जॉगिंग के बाद मेरे साथ घर आ जाती और ना सिर्फ ये कि मेरे लिए नाश्ता बनाती बल्कि कभी कभी तो पूरे हफ्ते के कपड़े भी इस्त्री कर जाती। पहले कपड़े भी इस्त्री करता था, बर्तन खुद धोता था। नौकर कभी रखे नहीं कि इन पे भरोसा ना था। सफाई अलबत्ता हफ्ते में 3 दिन मिसेस कमाल की नौकरानी आकर कर जाती थी, वरना तो मैं खाना भी बदमजा ही सा खुद ही बनाता था। लेकिन फिर मोमो ने मेरा हर काम नामहसूस अंदाज में अपने जिम्मे ले लिया तो वो तो मेरे पौधों तक का ख्याल रखती थी। और फिर एक दफा तो वो हफ्ते भर के लिए किसी शादी में शिरकत करने के लिए कराची चली गई। इस पूरे हफ्ते में मोमो पर बेहद इंतजार करने के बाद मैं तो बिल्कुल मफलूज हो चुका था। काफी अरसे तक किचन से दूर रहने के बायस मैं तो अंडे तलना भी भूल चुका था। मेरे जूते, मोजे, टाई सब कुछ मोमो रखने लगी थी। इस एक हफ्ते में मोमो मुझे बहुत याद आई थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि इस छोटी सी लड़की की मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत है। फिर भी मैंने सोचा कि अब वो आएगी तो इससे कह दूंगा कि मेरे काम ना किया करे ताकि मैं इसकी खैर मौजूदगी में मफलूज होकर ना रह जाऊं। मगर जब वो हंसती मुस्कुराती लड़की वापस आई तो मैंने कुछ भी कहने का इरादा बदल डाला। अगर वो मेरा काम कर ही देती थी तो इसमें मेरा फायदा और उसकी खुशी थी। मैंने इसे मजबूर तो नहीं किया था, आखिर मैं भी इसे ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे अंदर के खुद गर्ज इंसान ने मुझे इससे कुछ भी कहने ना दिया। मोमो तो किचन में हैदर के लिए सूप बना रही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम बैठो, मैं मोमो को बुलाती हूँ। मुझे लाउंज में दाखिल होते देखकर आंटी जो हैदर के कमरे से निकल रही थी शफकत से मुस्कुराते हुए कहकर किचन की जानिब बढ़ गई। मैं हैदर के मुतालिक परेशान सा होकर इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो तकियों के सहारे आंखें मुदे बिस्तर पर नींद दराज था। दस्तक पर आंखें खोल दी। मुझे देखकर नक्काहत से मुस्कुराया। आओ हसन, क्या हाल बनाया है हैदर? मैं तासुब से इसके पसमर्दा और कमजोर चेहरे को देखते हुए इसके बेड के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गया। अरे कुछ नहीं, मामूली सा बुखार है। मगर मेरी वालिदा मोहतरमा और इसी पल में हाथ में ट्रे लिए मोमो अंदर दाखिल हुई। इसी को देखकर हैदर के लबों पे फखरिया मुस्कुराहट बिखर गई और मिस मेहरुन्निसा ने हवा बनाकर रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। इसने मेज पर ट्रे रखी और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर प्याले और चमचे सेट करने लगी। हवा किसी ने नहीं बनाया पापा, आप बीमार हैं और मोमो बीमारों के साथ ऐसे ही करती है। वो बड़े मनमाने अंदाज में कह रही थी। इसके लंबे बाल शानों पे बिखरे थे। आज इसने कढ़ाई वाली पूरी आस्तीन की कमीज सलवार पहन रखी थी और कंधों पे लंबा सा दुपट्टा फैलाया हुआ था। आज वो मुझे बड़ी और पहले की निस्बत मुख्तलिफ लगी थी। मेरी बेटी बहुत केयरिंग है, जहाँ जाएगी मोहब्बत और खुलूस बातेगी। हैदर फकर से उसे देख रहा था। मैंने शरारत से मुस्कुराकर मोमो को देखा। वो आम लड़कियों की तरह शर्माई या घबराई नहीं, बल्कि पूरे एतमाद से मुस्कुराई थी। हमारी मोमो हर मामले में बेहतरीन है। मैंने भी हैदर की तारीफ की। मोमो ने एक प्याला हैदर को थमाया जिसने सीधे होकर टेक लगा ली और दूसरा प्याला इसने मेरी साइड वाली टेबल पे रखा। मैंने एक चम्मच सूप का लिया।
اس میں سوسز کم تھے. غالباً وہ حیدر کے غذائی اعتبار سے بنایا گیا سوپ, تو میں نے خاموشی سے دوسرا چمچ لے لیا, حالانکہ میں تیز قسم کی چلی ساس ڈالنے کا عادی تھا. یہ چلی ساس ہے. مومو نے چلی ساس کی بوتل چند لمحے بعد مجھے لا کر دیا اور خود ہی چند قطرے ڈال کر بوتل ٹرے میں رکھ دی. میں اسے بس دیکھ کر رہ گیا. پتہ نہیں اسے کیسے ہر بات کا بغیر کہے علم ہو جاتا تھا. ہم دونوں کو سوپ سرو کر کے وہ حیدر کے سرانے آ کر بیٹھ گئی. پاپا ایک مشورہ دوں, آپ شادی کر لیں. مومو حیدر کے لہجے میں خفقی تھی. پاپا کر لینا شادی, میری فرینڈ کی بڑی بہن ہے سارا, اتنی کیوٹ اور سویٹ ہے نا وہ, اس کو ہر کام آتا ہے, آپ کے لیے پرفیکٹ ہے. وہ بڑے جوش سے بتا رہی تھی. عمر کیا ہے؟ حیدر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سوپ کا پیالہ سائڈ پہ رکھا. 19 کی ہے, مومو نے سوچتے ہوئے جواب دیا. جواب میں حیدر نے اسے گھور کر دیکھا. مس مہرونسا, بیمار میں ہوں اور دماغ آپ کا چل گیا ہے. کیا ہوا پاپا؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی مہرونسا بی بی. میں نے اسے مخاطب کیا. حیدر اور مجھے جب بھی اسے چھیڑنا ہوتا ہم اسے مہرونسا کہہ کر پکارتے تھے. آپ ایک غلط بات کر رہی ہیں. وہ لڑکی 19 سال کی اور آپ کے والد ماجد 40 سن کے کراس کر چکے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے سر؟ بندے کا ذہن ملنا چاہیے. بہت کچھ ہوتا ہے مومو, عمر سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. حیدر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. میں ایک شادی کر چکا ہوں, میری ایک جوان بیٹی ہے. اگر ان لوگوں کو دولت کا لالچ نہ ہو تو وہ کیوں اس کی شادی مجھ سے کریں گے؟ پر آپ اتنے ینگ لگتے ہیں اور آپ اتنے ہینڈسم بھی ہیں. وہ بحث کرنے کے موڈ میں تھی. ینگ لگنے اور ہینڈسم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, عمروں کے فرق کبھی نہیں مٹتے مومو. میں نے حیدر کی تائید کی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں بہت کم عمر حضرت عائشہ سے شادی کی تھی, اور وہ ایک مثالی شادی تھی. اس کی بات پر میں لاجواب سا ہو گیا. وہ اور بات تھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری بات یاد رکھنا مومو. جو چیزیں غیر فطری ہوتی ہیں وہ ایک دن ختم ہو کر اپنی سابقہ پوزیشن پر آ جاتی ہیں. حیدر کا لہجہ دو ٹوک تھا. مومو نے مدد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا, مگر میں نشانے اچکا دیے وہ مایوسی سی ہو کر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی. میں اتوار کے روز مومو کو ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتا تھا, مگر اس اتوار آنٹی نے بصدی اصرار مجھے چائے پر انوائٹ کیا تھا. وہ مجھے کچھ لوگوں سے ملوانا چاہتی تھی. میں 5 بجے کے قریب وہاں چلا گیا. ڈرائنگ روم میں حیدر اور آنٹی کے علاوہ ایک خوش شکل مرد کے ہمراہ ایک خوبصورت سی 27-28 سال لڑکی بیٹھی تھی. یہ میرا کزن ہے حسان, ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے. حیدر نے میرا تعارف ان سے کرایا. اور یہ حسان, یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر بابر ریاض ہیں, اور یہ ان کی بہن مس تانیہ ریاض ہیں. پروفیشن کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہے, اور ہمارے اگلے پروجیکٹ میں ان کی خاطر خواہ مدد ہمارے ساتھ ہوگی. میں نے ایک رسمی مسکراہٹ اس کے جانب اچھال دی. مجھے ان سے ملاقات کا کچھ مقصد سمجھ میں آ رہا تھا, اور یقیناً آپ کو بھی آ رہا ہوگا. وہ لوگ جتنی دیر بیٹھ رہے میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا. جس صوفے پر حیدر بیٹھا تھا اس کے پیچھے دیوار کی جگہ کداور فرینچ ونڈو تھی, جس نے پوری دیوار کی جگہ گھیر رکھی تھی. کھڑکی کے شفاف شیشے کے اس پر مجھے لان دکھائی دے رہا تھا. مومو وہاں کڑی حلیمہ کو کوئی کام کہہ رہی تھی. آج اس نے بہت پیاری سی پنک کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی. دوپٹہ نسبتاً چھوٹا تھا اور گلے میں جھول رہا تھا. قمیض کی آستین بہت چھوٹی تھی, جو اس پر بہت اچھی لگتی تھی. مہمانوں کے سامنے وہ چائے اور دیگر لوازمات سرو کرتے وقت ہی آئی. مجھے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی. اس نے غالباً مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. مجھے سلام کر کے وہ فوراً اندر چلی گئی, اور تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی براؤنیز کی ایک پلیٹ کے ساتھ ہوئی. میں نے بنا کر رکھی تھی آپ کے لیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں, ورنہ پہلے لے آتی. ٹرالی میں میرے سامنے براؤنیز کی پلیٹ رکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا. میں زیر لب مسکرایا. آنٹی میرے قریب ہی بیٹھی تھی. براؤنیز کی پلیٹ دیکھ کر انہوں نے مومو کو گھورا. وہ دوسری جانب دیکھنے لگی. آنٹی نے آہستہ سے مجھے مخاطب کیا. کب سے کہہ رہی ہوں حلیمہ سے براؤنیز بھی ساتھ لے, مگر وہ کہہ رہی تھی مومو بی بی نے براؤنیز کو ہاتھ لگانے سے منع کیا. اب سمجھ میں آیا, تمہارے لیے رکھی تھی. مجھ سے پہلے پوچھ لی تھی میری لاڈو. تمہارے سر کو تو صبح ہی میں انوائٹ کر چکی تھی. اس نے براؤنیز صرف میرے لیے بنائی تھی, کیونکہ میں بہت شوق سے کھاتا تھا. میں نے مسکرا کر اسے دیکھا. تھینک یو لٹل گرل. یہ پہلی بات تھا جب میں نے مومو کو تھینک یو بولا تھا, ورنہ ہمیشہ اس کی ہر خدمت کو میں فار گرانٹڈ لیتا تھا. میرے شکریہ پر وہ مسکرائی. وہ لوگ چلے گئے تو حیدر پیٹ گیا. اس کو کوئی ضروری کام تھا. حلیمہ برتن اٹھانے لگی. مومو قدر تساہل سے میرے اور آنٹی کے ساتھ بیٹھ گئی. حلیمہ چلی گئی تو آنٹی نے مجھے مخاطب کیا. تمہیں تانیہ ایسی لگی؟ اچھی تھی, میں نے گویا انجان بن کر کہا. تانیہ اور بابر حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے ہیں. بابر کالج کے زمانے سے حیدر کا دوست ہے. اس کے رشتہ داروں میں تانیہ کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں, بلکہ سچ کہوں تو اس کے رشتہ دار خاصے لالچی واقع ہوئے ہیں. اس نے حیدر سے تانیہ کے رشتے کے لیے کہا تھا. میرے اور حیدر کے ذہن میں صرف تمہارا نام آیا تھا. بولو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے لمحے بھر کو سوچ کر بتاؤ. ویسے لوگ اچھے ہیں. اچھے کیا, بہت اچھے ہیں. کینیڈا میں ان کا گھر سبین کے گھر کے بہت قریب تھا. آنٹی نے اپنی بھاجی سبین کا نام لیا, جو پچھلے کئی سالوں سے کینیڈا میں مقیم تھی. سبین بتاتی ہے تانیہ بہت اچھی اور شریف لڑکی, ایشیائی کھانوں کی ماہر ہے اور بہت کلچرڈ ہے. وہ تو رشتے کی بات سن کر اتنی خوش ہوئی. کہتی تھی میرا کوئی بھائی نہیں ہے, ورنہ میں تانیہ کو اس کے لیے مانگ لیتی. بیٹے بھی میرے چھوٹے ہیں, آپ حسان کے لیے لے لیں اسے. میں بے اختیار مسکرایا. سبین سے میرا براہ راست کوئی رشتہ نہیں تھا. وہ حیدر کی کزن تھی, پھر بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی. کیسی ہے سبین؟
بالکل ٹھیک ہے, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं इसके. अभी हाल ही में इसके शौहर ने बहुत बड़ा घर लिया है. मुझसे कहती है आप और मोमो मेरे पास आ जाएं, मेरे इतने बड़े घर में दिल नहीं लगता. अरे नहीं आंटी, मोमो को कनाडा मत लेकर जाएं, मैं बिल्कुल मफलूज होकर रह जाऊंगा. मैंने मुस्कुराते हुए मोमो को देखा जो हमारे सामने वाले सोफे पर बैठी थी. वो मेरी बात पर मुस्कुराई नहीं, बस बहुत खामोश नजर से मुझे देखती रही. इसकी भवें तनी हुई थी और वो बिल्कुल चुप थी. मैं जरा किचन को देखूं. आंटी किसी काम को याद करके उठ खड़ी हुई. इनके जाने के बाद मैंने मोमो को देखा, वो बिल्कुल इसी तरह मुझे देख रही थी. मुझे कुछ उलझन हुई. मोमो, तो आप दादो को सोच कर बताएंगे और आपको वो लोग अच्छे लगे हैं. वो एकदम बहुत काटदार लहजे में बोली. इसकी आवाज में दबा दबा गुस्सा था. तानिया और बाबर की बात कर रही हो? मुझे इसके रवैये पे हैरत हुई. तो आप दादो को सोच कर बताएंगे, वो इसी 2 टोक अंदाज में पूछ रही थी. क्या हुआ मोमो? मैंने हैरान होकर उसे देखा. तो आप शादी कर रहे हैं? इसकी आवाज में गुस्सा भी था और सदमा भी. हाँ करनी तो है ना, तो कर रहा हूँ, मगर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं इसके रवैये की वजह समझ नहीं पा रहा था. कितनी देर वो जख्मी निगाहों से मुझे देखती रही. सर आपको वो लड़की नजर आ गई जिसको आप जानते तक नहीं? और इसकी आंखों के गोशे भीग गए थे. और 15.5 बरस से मोमो कहीं नजर नहीं आई आपको? आज आप मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हैं? मेरा दिमाग भग से उड़ गया. मोमो, मैं इतनी जोर से गरजा है, इसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पे लुढ़कने लगे थे. तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? तुम्हें पता है तुमने क्या बात की है? मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ. मुझे अपनी समात पे यकीन नहीं आ रहा था. मुझे पता है मैंने सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे छोड़कर उस तानिया रियाज से शादी क्यों कर रहे हैं. क्या वो मुझसे बेहतर है? इसका लहजा शौकी था. वो इतनी आसानी से वो बात करी थी जिसका तसव्वुर मैंने ख्वाब में भी नहीं किया था. शट अप मोमो, जस्ट शट दी हेल अप. मैंने बेख्तियार दरवाजे को देखा. किसी ने तुम्हारी बकवास सुन ली तो मेरे खुदाया, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था. और तुम, ओह गॉड. बेयकीनी, दुख, सदमा, इस्तेजाब के मारे मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था. ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप मुझे 15.5 सालों से जानते हैं. मेरे कान में अजान आपने दी थी सर. आप तो मुझसे वाकिफ है. आपने तो कहा था आई लव यू मोमो. और अब इसकी आंखों से आंसू एक दफा फिर से गिरने लगे थे. और अब मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि मुझसे शादी नहीं कर सकते? बात बुरी और अच्छी की नहीं है मोमो. में भला कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? गॉड, मुझे वो फिक्र कहते हुए बुरा भी लग रहा था. मेरे दरमियान एक टीचर और स्टूडेंट से बढ़कर कोई रिलेशन नहीं. और मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मगर एक छोटी सी दोस्त की तरह. लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात कह दी बगैर सोचे समझे. अगर हैदर को इल्म हो गया तो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ. वो एकदम खड़ी होकर मेरे सामने आई. बाप की जगह? उसने गुस्से से कहा. क्या कहा आपने? आप मेरे बाप की जगह हैं? इन 15.5 बरसों में कब आपने मुझे बेटा कहा? कब मुझे माई चाइल्ड कहकर मुखातिब किया? कब कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? आप मेरे बाप हैं न बाप की तरह हैं. बाप सिर्फ एक होता है जो मेरा ऑलरेडी है. उस्ताद भी बाप होता है मोमो, मैं टपट कर बोला, मगर वो इसी निडर आवाज में मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे मुखातिब थी. बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में शादी कर लेते हैं तो क्या दुनिया इधर से उधर हो जाती है? नहीं ना, ये मुंह बोले रिश्ते कभी नहीं होते. और मेरे दरमियान कोई मुंह बोला रिश्ता है भी नहीं. तुम? शदीद सदमे और बेयकीनी की हालत में मैं मुट्ठियां बीच कर रह गया. तुम पागल हो गई हो? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी उम्र है शादी की बात करने की? अफसानों और नावलों ने तुम्हारे जहन में फतूर डाल दी है. अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो. तुम तो 16 बरस की भी नहीं हुई और मैं तुमसे 22 साल बड़ा हूँ. उम्र से कुछ नहीं होता सर. इसने दाएं हाथ की पूंछ से आंसू पूछे. बहुत कुछ होता है. तुम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? वो क्या होता है? इसने हैरत से पूछा. एक छोटी सी नफसियाती बीमारी जो कुछ लड़कियों में होती है. दरअसल ये एक लड़की का, इसकी माँ से हसद का नाम है. माँ से हसद? इसने खाइफ सी होकर मुझे देखा. एकदम मुझे एहसास हुआ मोमो ने तो माँ को देखा ही नहीं था. दरअसल जो लड़कियां ज़हनी तौर पर जल्द मैच्योर हो जाती है, इनके अंदर 50+ मर्दों के लिए एक पसंदीदगी डेवलप हो जाती है और वो बड़ी उम्र के मर्दों में बैकवक्त महबूब और बाप दोनों की तलाश करती हैं. ऐसी लड़की की शादी अगर उसकी उम्र के लड़के से कर दी जाए तो जहनी सतह न मिलने के बायस नाकाम हो जाती है. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इधर ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जब वो लड़की 30-35 बरस की उम्र को पहुंचती है तो मामला उलट जाता है. वो अपने से आधी उम्र के लड़कों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है. तुमने जरूर आंटियो टाइप खवातीन को यंग से सेक्रेटरी रखकर उनके आगे पीछे फिरते देखा होगा. तो यही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है. वो हक्का बक्का सी मेरी जानिब देख रही थी. तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? फिर वही शादी में चकरा कर रह गया. मैं मरकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता. मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं. या अल्लाह, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था. दुख के मारे मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था. मैं तो समझी थी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं. इसकी लामी बल्कि एक दफा फिर भीग गई. जैसे मैं आपसे करती हूँ. बच्चों वाली बातें मत करो मोमो. जिसको तुम मोहब्बत समझ रही हो वो सिर्फ एक वक्ती और जज्बाती अट्रैक्शन है. जरा बड़ी होगी तो तुम्हें इस फजूल और अहमकाना ख्याल पर हंसी आएगी.
मेरा लहजा गसीला और बेहद रुखा था। आप मेरी मोहब्बत को फजूल और अहमकाना कह रहे हैं। इसने दुख से मेरा चेहरा देखा। ये मोहब्बत नहीं है मोमो, ये जज्बात की अट्रैक्शन है। तुम्हें बड़ी उम्र का मर्द अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें बाप की मोहब्बत नहीं मिली। सारा कसूर ही हैदर का, इसने तुम्हें मोहब्बत कभी दी ही नहीं, इसलिए तुम अपने बाप की उम्र के हर आदमी में अपना बाप तलाश करती हो। जानती हो मैं रोज तुम्हारे पास क्यों आता था? क्योंकि मैं देखता था हैदर तुम्हें इग्नोर करता है। मैं चाहता था तुम्हारी जात में कहीं कोई कमी कोई खालिश ना रह जाए, इसलिए मैं तुम्हें तवज्जो देता था। मगर तुमने कितना उलट मतलब लिया मेरी मोहब्बत का। मोमो तुम नादान हो और तुम बेवकूफ हो। हाँ मैं हूँ, मैं नादान हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मगर मैं नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत की है, आपसे सर। लेकिन आपके ख्याल में मैं नफ्सियाती मरीज हूँ। वो दोनों हाथों की उंगलियों से सर को थामे सोफे पे गिर सी गई। आपको मैं जहनी बीमारियों का शिकार लगती हूँ। मेरी आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। मैं आपको हमेशा गलत और झूठी लगती हूँ। इसने सर उठाकर आंसू से लबरेज शिकवा आंखों से मुझे देखा। मुझे पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने 15.5 बरस तुम पर जाया किए। मेरी बात पर वो अब फूट फूट कर रोने लगी थी। तुम ऐसी निकलोगी, काश मुझे इल्म होता। आई हेट यू मोमो, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने मेज से चाबी उठाई और लंबे लंबे डग भरता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया। उसे धोकर इस तरह से मेरी अजीब कैफियत हो रही थी। अगर हैदर को इसकी बातों का इल्म हो गया तो क्या होगा, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जाता था। मैंने हमेशा एक उस्ताद बनकर, एक रहबर और एक रहनुमा बनकर इसके साथ बर्ताव किया था और वो इस किस्म के ख्यालात पाल लेगी मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पोर्च के करीब पहुंचकर एक लहज को रुककर मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की को देखा। कदावर खिड़की के शीशे के उस पार मुझे मोमो सोफे पर बैठी वैसे दिखाई दे रही थी। ड्राइंग रूम की छत से लटकते फानूस की जर्द रोशनी इसके चेहरे पे पड़ रही थी। वो रो रही थी। इसका दुपट्टा कंधे से लुढ़क कर नीचे गिर चुका था। जर्द रोशनी में इसके दूधिया बाजू जर्द लग रहे थे। इतनी दूर से भी मुझे इसके कदरे झुका हुआ आंसू से तर चेहरा दिखाई दे रहा था। इस चेहरे पर इतना धोकर कब था। मेरा दिल चाहा मैं रुक जाऊं और वापस जाकर इसे समझाऊं। इस रोती हुई छोटी सी लड़की को चुप कराऊं। इसको पहली बार मैंने इस बुरी तरह रोते देखा था। इसकी भूरी आंखों में किसी अंदरूनी टूट फूट के निशान दिखाई दे रहे थे। अपनी इज्जत नफ्स और अना खोने के बाद इसने मुझे भी खो दिया था। वो अंदर से टूट रही थी। इसके आंसू में मुझे इसकी टूटती खट्टी जात की किरचियां नजर आ रही थी। इसे मैंने बहुत रुलाया था, बहुत दुखी कर दिया था, मगर इसने मुझसे मेरे हौसले से ज्यादा मांग लिया था। इसने नामुमकिन बात कर दी थी। मैं इसको चुप कराना चाहता था, इसके आंसू पूछना चाहता था, मगर मैंने रुख मोड़ लिया। मैं इसे रोता छोड़कर चला आया। उस रात मैं सो नहीं सका। तमाम रात बेचैनी व इज़्तिराब से बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी। मुझे सोफे पर बैठी बालों में उंगलियां फंसाए वो रोती हुई छोटी सी लड़की बार बार याद आ रही थी। और मुझे पता था वो भी पूरी रात नहीं सोई होगी। सिर्फ उम्मों को मेरे दिल की बात नहीं पता चल जाती थी, मुझे भी कभी कभी इसके दिल का हाल पता चल जाता था। सुबह उठकर मैंने फैसला कर लिया, फरार का फैसला। पता नहीं है किससे फरार का था, खुद अपने आप से या मोमो से। मैंने अपना बैग तैयार किया, ऑफिस से छुट्टी ली। ऑफिस के एक मुलाजिम सुल्तान को घर की निगरानी के लिए छोड़कर कराची चला आया। मैं कितने दिनों के लिए आया था मुझे कुछ इल्म नहीं था। बस इतना पता था कि मैं पीछे कोई भी कांटेक्ट नंबर छोड़े बगैर भाग रहा था। कराची से मैं नॉर्दर्न एरियाज चला गया। कितने ही हफ्ते में पहाड़ों और चश्मों को छानता रहा, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे। मैंने वो तमाम खूबसूरत मकामात देख ली जो अपनी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस वक्त वो बहुत गैर तरक्की याफ्ता थे। सड़कें खराब और सहूलियात नापैद थी, फिर भी मैं नगर नगर घूमता रहा। 4 माह गुजर गए, मैं घर वापस नहीं गया, ना ही फोन करके हालात पता किए। फिर 5वां महीना शुरू होने से कबल मैं थक हार कर वापस इस्लामाबाद चला आया।